स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूँगी कि 2 वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का ये है आपका पहला क्वेश्चन, लेसन है लेंसेज, ओके। मतलब बिल्कुल भी ये मत होना कंफ्यूज कि कौन से लेसन की एक्सरसाइज है। लेसन है चैप्टर 7 लेंसेज का, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, ओके। जैसे मैं इसे प्लेलिस्ट में डालने वाली हूँ ताकि आपको बैक टू बैक वीडियोस मिले और आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैच द कॉलम्स हैं, ओके। सो यहाँ पे 3 कॉलम्स गिवन है अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले कॉलम में गिवन है फार साइटेडनेस, प्रेस्बायोपिया और नियर साइटेडनेस। सेकेंड कॉलम में गिवन है उससे रिलेटेड यानी कि क्या होता है उसमें, और तीसरे में गिवन है कि कौन से लेंस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है फार साइटेडनेस। तो आपको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि फार साइटेडनेस में फार अवे ऑब्जेक्ट यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, नियर ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली नहीं दिखते हैं। तो फार साइटेडनेस को बी से टच करेंगे और उसमें जो लेंस यूज़ होता है वो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नियर के ऑब्जेक्ट को ठीक करने के लिए हम हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, सो इसीलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा है प्रेस्बायोपिया। सो प्रेस्बायोपिया तो प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज है, मैंने आपको बताया था दोनों ही प्रॉब्लम होती है उसमें, फार साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। और इसमें यूज़ कौन सा लेंस होता है, बाईफोकल लेंस, क्योंकि यहाँ पे दोनों लेंसेज का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स एक टाइम पे हो जाती हैं, ठीक है। और तीसरा है नियर साइटेडनेस। तो नियर साइटेडनेस का पहला ऑप्शन, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, यानी कि नियर साइटेडनेस में नज़दीक का ऑब्जेक्ट जो है वो सही दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो सही नहीं दिखता है। और इसमें इसे ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं हम कॉनकेव लेंस। और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे नीचे तीनों का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ऐसा क्यों है, तो ये तीनों एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लो और एग्ज़ाम में अगर आपको आता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आपको इसी तरीके से इसे लिखना है, ऑप्शंस मैच करने हैं और उसके बाद उसका रीज़न भी लिखना होता है, ठीक है। ना भी दिया हो, जैसे कि आपको एक्सप्लेन रीजंस ऐसा ना भी लिखा हो तो भी आपको वहाँ पे रीजंस लिखना ही होता है, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि रीज़न नहीं लिखने को बोला है तो अगर आपके पास टाइम नहीं फिर भी आप कोशिश करो कि दूसरा क्वेश्चन छोड़ के इसके रीजंस लिखूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ओके। आपको पहले इसे मैच करना है, ओके, और मैच करने के बाद थोड़ी जगह छोड़ देनी है उसके लिए। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो अगर यहाँ पे नहीं पूछा है कि रीजंस लिखो और अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप वहाँ पे रीजंस लिख दो, और अगर पूछा ही है कि रीजंस लिखो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। और अगर बहुत जल्दी में हो और पेपर ले रहे हैं तो आप कोई क्वेश्चन छोड़ो मत, इसके लिए तो कोई क्वेश्चन मत छोड़ो बिकॉज ये रीज़न के लिए कंपलसरी नहीं रहता है यूजुअली। वहाँ पे अगर लिखा नहीं है रीजंस लिखो तो कोई ज़रूरत नहीं। अभी आगे देखते हैं, अभी नेक्स्ट है ड्रॉ अ फिगर, ओके। सो ये है आपका अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस, ठीक है। सो पहला है प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर, तीसरा है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तीनों का आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना, और या तो अभी पढ़ लो, मैंने तो ओपन करके रखा ही है। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे देखो आपका डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस का हमने पीछे पढ़ा ही था, फोकल लेंथ इसमें बना हुआ रहता है, आप उस हिसाब से उसे दिखा सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ओके। और इसी हिसाब से अभी देखो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक टर्म जो आपको गिवन है, जैसे कि लाइक दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जैसे आपने कोई डायग्राम ड्रॉ किया समझो, और वहाँ पे अगर दूसरा टर्म आपको ड्रॉ करने को बोला है, अगर आप उसमें ही शो कर सकते हो दूसरा डायग्राम बना के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसी डायग्राम में दोनों ही चीज़ें शो कर सकते हो। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसमें आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी शो कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे एक ही डायग्राम में आप दोनों ही शो कर सकते हो, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप उसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए नया डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में शायद यही इतना है। अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, एट विच पोजीशन विल यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू गेट अ रियल इमेज ऑन ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ फिगर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट जो है
वो आपको एग्जैक्ट यानी कि रियल इमेज दिखे, उसके लिए आप कॉन्वेक्स लेंस को कैसे रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट विल बी एट 2f1, ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे, उसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, और रियल इमेज के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को 2f2 पे रखेंगे, यानी कि सेम इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी रखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट एज इट इज दिखेगा। ठीक है, अभी देखते हैं, आपका ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, राइट। तो अभी देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, गिव साइंटिफिक रीजंस। ठीक है, तो साइंटिफिक रीजंस में क्या करना होता है, तो आपको सबसे पहले सिंपली आपको पढ़ना है कि आपको गिवन क्या है, फिर उससे रिलेटेड आपको साइंटिफिकली जो जो नॉलेज है, ये चीज़ें आपको ना टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जैसे सबसे पहला, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ यूज फॉर वॉच रिपेयर्स, यानी कि वॉच रिपेयर्स के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है, ये तो इन्होंने बताया है, बस उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ अ सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है कि यानी कि दोनों साइड से ऐसे और ऐसे होता है, तो उसमें कैसे रहता है कि आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, देन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट आप उसके सामने रखोगे तो उसके फोकल लेंथ के हिसाब से वो एक वर्चुअल और एनलार्ज इमेज यानी कि बड़ा इमेज बना देगा लेंस के सामने। ओके, और तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला है, अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट अबाउट 20 टाइम्स, देयरफॉर द वॉच मेकर कैन वर्क ऑन द मिनट पार्ट्स ऑफ द वॉच इजीली, यानी कि छोटे पार्ट पे तभी इसीलिए यूज़ कर पाते हैं क्योंकि जो वॉच मेकर्स होते हैं उनके पास जो मिनट पार्ट्स होते हैं, यानी कि छोटी छोटी जो सुइयाँ होती हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, उस पर तभी ये कर पाएंगे क्योंकि वो 20 टाइम्स जूम में उसे देख सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है वॉच रिपेयर्स के लिए। ठीक है, अभी सेकंड देखते हैं क्वेश्चन है, वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन द ब्राइट लाइट। ठीक है, यानी कि कोई भी आदमी कलर्स तभी देख सकता है जब लाइट ब्राइट हो तो। ठीक है, तो द कोनिकल पार्ट प्रेजेंट इन द रेटिना रिस्पॉन्ड टू द कलर एंड गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रेटिना में कॉनिकल पार्ट प्रेजेंट होता है वो हमें कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। बट दीज सेल्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू अ फेंट लाइट, यानी कि फेंट लाइट होगा तो वो सेल्स रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, और इसीलिए हम परसीव नहीं कर सकते हैं इन कलर्स को डार्क के बिना। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे अभी अगला क्वेश्चन है आपका, वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट kept at a distance less than 25 centimeter from the eye, or if we bring an object closer than 25 centimeter from the eyes, why can we not see it clearly even though it subtends a bigger angle at the eye, यानी कि हम कोई ऑब्जेक्ट को एक 25 सेंटीमीटर के कम से इसमें क्यों नहीं देख सकते हैं आई से, और या फिर हम अपने ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक से देखें, आईज के बहुत नज़दीक से देखें, तो हम उससे क्लियरली क्यों नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर क्या है, सो यहाँ पे क्या होता है, फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द आई। ठीक है, सो व्हेन वी ब्रिंग आवर ऑब्जेक्ट क्लोजर दैन 25 सेंटीमीटर, द आई लेंस कैन नॉट डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, so therefore we cannot see the object clearly even though it subtends a bigger angle at the eye। ठीक है, तो यही इतना इसका रीज़न था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे सब साइंटिफिक रीजंस जो हैं वो दिए हैं, वो आपको ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं अपनी टेक्स्ट बुक के लेसन में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कि टेक्स्ट बुक का लेसन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेसन नहीं पढ़ोगे ना आपको, और लेसन के अंदर से ही सारे एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी 90% क्वेश्चंस जो है वो अंदर से ही टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो 100% क्वेश्चंस जो है वो टेक्स्ट बुक के लेसन के अंदर से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम बाहर का ज़्यादा पढ़ें या फिर बाहर से एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करें, नहीं। आपको अभी आप 10th में हो, अभी आप छोटे हो, अभी आपको फ़िलहाल अपने टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करो और उसी में जो गिवन है उसी से नॉलेज इकट्ठा करो और वही पढ़ो, वही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे देखा गिव साइंटिफिक रीजंस।
सो अभी हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है ये, एक्सप्लेन द वर्किंग एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की वर्किंग दिखानी है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे यूज करके। सो द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड गैलेक्सीज एटसेट्रा। आपने सुना होगा इसरो, नासा, ऐसे सब बड़ी जो सैटेलाइट कंपनीज हैं, जो सैटेलाइट पे अपना ये भेजती हैं, सैटेलाइट्स भेजती हैं मतलब प्लैनेट्स पे, तो वो लोग यूज़ करते हैं ये टाइप के लेंसेज। अभी क्या होता है यहाँ पे, दूर की चीज़ें, यानी कि हम धरती पे भी रह के स्टार्स को देख सकते हैं, अलग अलग प्लैनेट्स को देख सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, तो वो इसी से पॉसिबल है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इसका वर्किंग, आप देख लो। यहाँ पे आईपीस लगा है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। अभी ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फिर भी मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये आपके क्वेश्चन में है, बराबर, तो इसीलिए आप इसे देख लो एक बार। देन अभी यहाँ पे बताया गया है कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। से यहाँ पे एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीएस। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, सो यहाँ पे अभी पढ़ के हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप इसे पढ़ लो, ठीक है, मैं ये ईजिली आपको मतलब समझ में आ जाएगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और फिर उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे, ठीक है। और इसके बाद है ये आपका वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये वर्क होता है, हम उसे आगे पीछे करके कैसे अपने आईपीस के थ्रू उसे देख सकते हैं। और उसके बाद वर्चुअल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इजीली चीज़ों को देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा जूम आउट होता है ये, ठीक है। और इसके बाद स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, सब चीज़ें हम इससे डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर वेदर द इमेज फॉर्म बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन्वर्टेड और नॉट, एज ऑल द हेवनली बॉडीज आर यूजुअली स्फेरिकल इन शेप। यानी कि ये मैटर नहीं करता है कि वो इन्वर्टेड इमेज बना है या नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे जो हेवनली बॉडीज होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये वाला क्वेश्चन भी लिख लिया। अभी देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पे है फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस, और हमने ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो दोबारा रीड करने का कोई मतलब नहीं है, आप इन दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में आप पढ़ लेना, या फिर इसे कहीं पर नोट कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे आपको एक रिविजन भी मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं,